हम जानते हैं वो ये है कि समय सदैव आगे की दिशा में चलता है। मगर क्या ये पूरी तरह सच है? यदि ये सच है तो क्या इसका संबंध इस बात से है कि ब्रह्मांड भी सदैव आगे की दिशा यानी केवल विस्तार कर रहा है? क्या आप भौतिकी के नियमों की सबसे विशेष बात जानते हैं? इन नियमों की सबसे खास बात ये है कि ये भविष्य और अतीत में अलग अलग तरह से व्यवहार नहीं करते। ठीक तरह यदि किसी घटना को उल्टा करके देखा जाए तो भौतिकी के नियम उल्टे नहीं होंगे, बल्कि वो नियम पहले की तरह ही काम करेंगे। और यही इन नियमों की खास बात है। 3 मुख्य प्रकार के परिवर्तन जो हम अपनी दुनिया में घटने वाली घटनाओं में कर सकते हैं, उन तीनों परिस्थितियों में भौतिकी के नियम बिल्कुल नहीं बदलेंगे। इसमें पहली परिस्थिति है वास्तविक कणों की उनके विपरीत कणों के साथ अदला बदली। इसके बाद दूसरी परिस्थिति दर्पण प्रतिबिंब होने की स्थिति है, यानी दाएं और बाएं का आपस में बदलना। वहीं तीसरी परिस्थिति है समय का उल्टा चलना। इसको एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको ब्रह्मांड में एक और दुनिया मिली है जहाँ की हर चीज हमारी दुनिया की तुलना में उल्टा है। तो ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए भौतिकी के नियम भी उल्टे हो जाएंगे। इसके साथ ही यदि किसी तरीके से हम समय को उल्टा चलने पर मजबूर कर देते हैं, तब भी भौतिकी के आधारभूत नियम उसी तरह से काम करेंगे। अब हम बात करते हैं समय के तीरों के बारे में, जो हमें ये समझाएंगे कि समय वास्तव में कार्य कैसे करता है। क्या आपने अपने घर में कोई कांच का कप व प्लेट को गलती से तोड़ा है? आपके द्वारा एक बार टूटे जाने के बाद उस कांच की कप व प्लेट का अपने आप दोबारा जुड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका कारण भी ऊष्म गतिकी का दूसरा नियम है, जिसके अनुसार ये कहा गया है किसी भी सिस्टम की समय के साथ एंट्रोपी और अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। अगर टूटा हुआ कप अपने आप वापस जुड़ जाता है तो इससे उसकी अव्यवस्था या कहीं एंट्रोपी कम हो जाएगी। समय के साथ एंट्रोपी और अव्यवस्था में वृद्धि को ही समय के तीर कहते हैं। भौतिकी में कुल 3 समय के तीर माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला है समय का ऊष्मा गतिकीय तीर। क्या आपने कभी किसी तस्वीर वाली पहेली को सुलझाया है, जिसमें अलग अलग तस्वीरों के टुकड़ों को ठीक ढंग से मिलाकर एक सही तस्वीर बनानी होती है? आपको पता होगा कि सही तस्वीर बनाने का तरीका केवल एक ही होता है, और वो है उन तस्वीरों को सही ढंग से एक दूसरे के साथ रखना। इन तस्वीरों की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है, हमें एक सही तस्वीर देती है। वही बनी हुई तस्वीर एक व्यवस्थित सिस्टम का उदाहरण है। इस विशेष प्रकार की व्यवस्था के अलावा अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में ये सिस्टम कभी भी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि समय के साथ इसकी अव्यवस्था में केवल वृद्धि होती है। अब आप ब्रह्मांड के संदर्भ में इसी प्रकार से सोच सकते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण इसी प्रकार से किया गया है कि इसमें समय के साथ एंट्रोपी और अव्यवस्था में वृद्धि हो। ऐसा भी हो सकता था कि यदि हमारा ब्रह्मांड अन्य किसी व्यवस्था के साथ बनता तो हम टूटे हुए कप को हवा में उछालकर अपने आप जुड़ते हुए देख सकते थे। समय का दूसरा तीर मनोवैज्ञानिक तीर है। इसमें हम उस विशेष परिस्थिति के बारे में बात करेंगे जिसमें समय के साथ हमारे ब्रह्मांड में अव्यवस्था कम होती है। क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? इसके लिए हमें मानव याददाश्त के बारे में समझना होगा, मगर अभी हमारे पास मानव याददाश्त से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए हम कंप्यूटर की याददाश्त के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क का याददाश्त ग्रहण करने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। जब कंप्यूटर की मेमोरी खाली होती है तो उसमें सभी तरह की संभावनाएं लगातार इधर उधर चलती रहती हैं। कंप्यूटर में कोई भी संदेश 0 और 1 के रूप में रिकॉर्ड होता है। जब तक कंप्यूटर पर कोई कुछ संदेश व जानकारी टाइप नहीं करता, तब तक इसकी मेमोरी पर यही 0 और 1 यादृच्छिक रूप में बिखरे रहते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये स्थिति कितनी अव्यवस्थित है। जब भी आप कोई जानकारी कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो 0 और 1 की विशेष पद्धति इसकी मेमोरी में इकट्ठी हो जाती है। ये पद्धति ज्यादा व्यवस्थित है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ यहाँ अव्यवस्था में कमी आई है। तो क्या ये ऊष्म गतिकी के दूसरे नियम का उल्लंघन है? इसका जवाब है नहीं। अगर आप कंप्यूटर की मेमोरी को देखें तो आपको लग रहा होगा कि इसकी अव्यवस्था समय के साथ कम हो रही है, लेकिन जब आप किसी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें उसके सभी भाग शामिल होते हैं। कंप्यूटर के माउस, डेस्कटॉप, CPU इत्यादि सभी को सम्मिलित रूप से जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसे पूरी सिस्टम की अव्यवस्था समय के साथ बढ़ती है, न कि घटती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर भी उस दिशा में काम करता है जिस दिशा में समय के साथ अव्यवस्था बढ़ती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि समय के साथ हमारे ब्रह्मांड में अव्यवस्था बढ़ती है, क्योंकि हम समय को उसी दिशा में माप रहे हैं जिस दिशा में ब्रह्मांड की अव्यवस्था बढ़ रही है। इसी से हम ये भी समझ पाते हैं कि समय का ये दूसरा तीर वास्तव में ऊष्म गतिकी के दूसरे नियम से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं समय के तीसरे तीर की, जिसे समय का कॉस्मोलॉजिकल तीर भी कहा गया है। इसके अनुसार ब्रह्मांड सदैव विस्तार करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ब्रह्मांड इसलिए विस्तार कर रहा है क्योंकि इससे समय के साथ कुल अव्यवस्था में वृद्धि होती है, या फिर ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है, इसी कारण हम ऊष्म गतिकी के दूसरे नियम को हमेशा ठीक पाते हैं। अगर एक दिन ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर जाए तो क्या ऊष्म गतिकी का दूसरा नियम भी उल्टा हो जाएगा?
क्या समय की अव्यवस्था भी कम होनी शुरू हो जाएगी? ये बहुत ही रोचक और बेहद पेचीदा सवाल हैं, क्योंकि इस आधार पर समय ही उल्टा चलना शुरू हो जाएगा और हमें कल होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाएगी। ब्रह्मांड तो आने वाले लगभग कई अरबों सालों तक भी सिकुड़ना शुरू नहीं करेगा, मगर इन सवालों के जवाब जानने का एक और तरीका है। वो तरीका ये है कि हम ब्लैक होल के भीतर जाकर देखें। लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति ब्लैक होल के भीतर कूदता है तो वो हमें वहाँ होने वाली घटनाओं के बारे में कभी बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा के लिए ब्लैक होल की कैद में बना रहेगा। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का सिद्धांत। आज तक हमने कई अनगिनत सिद्धांत दिए हैं। उनमें से कुछ का प्रकृति में सदैव पालन होता है, तो वहीं कुछ ऐसे भी सिद्धांत हैं जिनके कई अपवाद भी देखने को मिलते हैं। मगर आज तक हम कोई ऐसा सिद्धांत नहीं दे पाए जो प्रकृति में होने वाली हर घटना की व्याख्या कर सके। लेकिन धीरे धीरे नए सिद्धांत देकर हम अंत में ऐसे सिद्धांत तक भी पहुंच जाएंगे जो हर घटना की व्याख्या कर पाएगा। उदाहरण के लिए रसायन विज्ञान में नाभिक के भीतर की संरचनाओं के बारे में जाने बगैर हम हमारे आसपास होने वाली अनगिनत रासायनिक अभिक्रियाओं की ठीक ठीक व्याख्या कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने भी अपना आधा जीवन इसी प्रकार के एक संयुक्त सिद्धांत की खोज में निकाल दिया, लेकिन वो वक्त उनके लिए सही नहीं था। उस वक्त परमाणु के नाभिक के बारे में काफी कम जानकारी थी, जिस वजह से आइंस्टाइन एक संयुक्त सिद्धांत के बारे में गहराई से अंदाजा नहीं लगा पाए। इस संयुक्त सिद्धांत के बारे में पता लगाने की इस यात्रा के दौरान कई बातें भी ध्यान में रखनी होंगी। आज से करीब एक सदी पूर्व हम हर घटना को कुछ गिने चुने सिद्धांतों के जरिए समझा रहे थे, लेकिन क्या वो एक संयुक्त सिद्धांत था? बिल्कुल भी नहीं। वो हमारी भौतिकी की कम समझ थी, जिसके कारण हम हर घटना की गहराई को समझने में नाकामयाब रहे और उसकी केवल ऊपरी तौर पर व्याख्या कर दी। भविष्य में भी हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि जो नियम आज हम जानते हैं वही सदैव सत्य हैं और पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी हैं। भौतिकी विषय के बारे में कई महान लोगों ने कहा है कि आज जो बातें हम भौतिकी के नियमों के बारे में जानते हैं, हो सकता है कि आने वाले 6 महीनों में वो पूरी तरह से बदल जाएं। अब तक वैज्ञानिक इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि ब्रह्मांड कैसे बना, बजाय इसके कि ब्रह्मांड बना ही क्यों है। दूसरी ओर जिन दार्शनिक व्यक्तियों का ये काम था कि वो ये क्यों वाले सवाल का जवाब ढूंढे, वो वैज्ञानिक दुनिया में हो रहे विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाए। इसके कारण आज दर्शन शास्त्र विज्ञान की दुनिया से 200-300 साल पीछे है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में विज्ञान काफी जटिल और पेचीदा गणित के साथ आने लगा, जिसके कारण इसे समझना काफी मुश्किल हो गया। इसलिए आजकल के दार्शनिकों का काम केवल समाज और भाषा के अध्ययन तक ही सीमित हो गया है। हमारी हर घटना के सिद्धांत की ये भी विशेष बात होनी चाहिए कि वो हर किसी की समझ में आना चाहिए, न कि केवल चंद वैज्ञानिक तब के तब ही सीमित रहना चाहिए। तब हम सब मिलकर इस बात पर विचार कर सकते हैं कि ब्रह्मांड के होने का उद्देश्य क्या है। अगर हम सब मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढ पाते हैं, तब हमें आखिरकार हमारे होने का भी उद्देश्य मिल जाएगा। इसके अलावा तब हम भगवान के होने का अर्थ भी आसानी से जान पाएंगे। कंक्लूजन, मानव ने शुरुआत से केवल अपनी जिज्ञासा के दम पर ही कई सारे आविष्कार किए हैं। अंतरिक्ष को लेकर हमारी जिज्ञासा कभी कम नहीं थी। ब्रह्मांड के निर्माण के कारण और उद्देश्यों को लेकर भी हमने कई प्रयास किए हैं। हालांकि आज तक हम अपने इस उद्देश्य में भले ही सफल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी हमारी इन सवालों के जवाबों को पाने की जद्दोजहद अब भी जारी है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इस खोज को एक नई दिशा देने का एक बेहद ही बेहतरीन प्रयास है। स्टीफन हॉकिंग वो व्यक्ति बने जिन्होंने न सिर्फ कई सारे जरूरी सवालों के जवाब दिए, बल्कि उन्होंने हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल भी खड़े किए हैं जिनके जवाब ढूंढना संपूर्ण मानव सभ्यता का उद्देश्य होना चाहिए। हमारी ये खोज अब भी जारी है और ये आने वाले समय में भी इसी जिज्ञासा के साथ जारी रहेगी। हो सकता है कि हमारे होने का उद्देश्य ही हमारे लिए आखिरी सवाल हो।